Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 12, chapter number 1, 9th कंप्यूटर साइंस। बच्चों, आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट सेक्शन एल्गोरिदम से मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। तो बेटे, बोर्ड पे मैंने सहूलत के लिए टॉपिक्स लिख दिए, कुछ एल्गोरिदम की जो नोटेशंस इस्तेमाल होनी है उनके बारे में लिखा है और दो एल्गोरिदम्स लिखे हैं। तो बेटे, आज जो हमने डिस्कस करना है वो सारा चूँकि बोर्ड पे है, तो जल्दी से बोर्ड की जानिब जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आज कि एल्गोरिदम क्या होता है। बेटे, कोई भी काम करने का, किसी मसले को हल करने का मरहलावार तरीका एल्गोरिदम कहलाता है। ये वो मराहिल की तरतीब है जिन पर अमल करके किसी काम को किया जाता है, उसे एल्गोरिदम कहें। इसको अगर और बेहतर तौर पे डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एल्गोरिदम ऐसा एक मौसर तरीक़ाकार है जिसमें वाज़ेह और महदूद तादाद में मराहिल होते हैं, और जब उन मराहिल की पैरवी की जाती है तो कोई ख़ास काम सर अंजाम पाता है। तो मराहिल का ऐसा सेट जो हमारा कोई ख़ास काम करेगा वो एल्गोरिदम कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ एल्गोरिदम, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से ये लिया गया। बेटे, एक मुसलमान साइंसदान थे, मैथमेटिशियन थे, मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारज़मी। उनका ताल्लुक़ ख़वारज़म शहर से था, तो उसी निस्बत से अल ख़वारज़मी कहलाते थे। उनकी किताबों का कई ज़ुबानों में तर्जमा हुआ। ऐसे ही जब लातीनी ज़ुबान में उनकी किताबों का तर्जमा हुआ तो उनका नाम अल ख़वारज़मी जब लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया गया तो उसको एल्गोरिदमी कहा गया, और वहाँ से फिर ये लफ्ज़ इंग्लिश में एल्गोरिदम के तौर पे दाखिल हुआ। तो मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारज़मी का नाम, उसमें अल ख़वारज़मी को जब लफ्ज़ को तर्जमा किया गया लातीनी ज़ुबान में तो एल्गोरिदमी बना, और फिर एल्गोरिदमी ये लातीनी ज़ुबान में, और फिर जब इंग्लिश में ये गया तो बतौर एल्गोरिदम लफ्ज़ ये आ गया। अब एल्गोरिदम का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अहमियत क्या है, क्योंकि जब तक हमें अहमियत का नहीं पता और इनके रोल का नहीं पता, उस वक्त तक हम इन्हें ड्यू इम्पोर्टेंस, जो अहमियत इन्हें चाहिए वैसी अहमियत हम इन्हें नहीं दे सकते। पहली बात, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एल्गोरिदम्स का क्या किरदार। बेटे, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे एल्गोरिदम्स की पैरवी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम एल्गोरिदम्स को फॉलो कर रहे हैं। मसलन आप देखें कि जब आप किसी फ़ोन इंडेक्स में से कोई नाम तलाश कर रहे होते हैं तो आप किसी एल्गोरिदम की पैरवी कर रहे होते हैं। घर में कुकिंग हो रही होती है तो किसी ख़ास रेसिपी को जब फॉलो किया जाता है तो भी आप एल्गोरिदम पे अमल कर रहे होते हैं। मोटरसाइकिल अगर आपका ख़राब हो गया, उसको आप पंक्चर लगवाने के लिए गए, तो वो पंक्चर लगाने का जो मरहला है, जो वो काम करने वाला उसमें से गुज़रेगा, वो भी कोई पंक्चर लगाने का एल्गोरिदम होगा। हत्ता कि हम जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये जो डेली अरिथमेटिक में हम रोज़मर्रा हिसाब किताब में जो ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का नतीजा है। उन एल्गोरिदम्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी आज इतनी तरक्की याफ्ता है, ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारे काम करने के लिए बहुत एफिशिएंट और स्मार्ट एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए गए हैं, और उन एल्गोरिदम्स की वजह से ही ये मुमकिन है। आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं चीज़ें, वो चीज़ों को जब आप तलाश करते हैं, गूगल कैसे आपको
चीज़ें तलाश करके देता है और आपके मुतल्लिका चीज़ों की फ़हरिस्त को जो सबसे ज़्यादा मुतल्लिक होते हैं वो ऊपर आती हैं, उससे कम मुतल्लिका फिर नीचे, इस तरह से पूरी फ़हरिस्त तैयार करके देता है। ये कैसे होता है? इसके पीछे भी बड़े स्मार्ट और बड़े इंटेलिजेंट एल्गोरिदम काम कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं, वीडियोज़ को आपको वो सर्च करके देता है, या ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नताइज देता है या रेलेवेंट बातें देता है, जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे होते हो उससे मुतल्लिक ही चीज़ें वो आपको तलाश करके और आपको सामने दे देता है स्क्रीन पे। उसके पीछे भी बड़े स्मार्ट और बड़े इंटेलिजेंट एल्गोरिदम चल रहे हैं। अलगर्ज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह पे मुख्तलिफ़ काम करने के एल्गोरिदम्स हैं। मसलन आप घर से स्कूल आते हैं तो घर से स्कूल आने का भी एक एल्गोरिदम है कि सुबह आप उठे, आपने वॉशरूम गए, नहाए, वज़ू किया, उसके बाद नमाज अदा की, फिर प्रिपेयर हुए और नाश्ता किया और अपनी सवारी पे बैठे और स्कूल आए। तो बेटे ये एक ख़ास एक तरीक़ाकार आपने फॉलो किया तभी स्कूल आए। ऐसे ही अगर आप देखें कि एल्गोरिदम्स बनाने की अहमियत क्या है, क्यों बनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या एल्गोरिदम्स को यूज़ करने का। पहली बात तो ये कि ये याद रहे कि एल्गोरिदम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा इसका कलीदी किरदार है, बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल है। एल्गोरिदम बनाने से कोई भी काम आप जो कर रहे हैं, कोई मसला हल कर रहे हैं, उसको एक तो बड़े मौसर अंदाज में हल करेंगे और मुनज़्ज़म अंदाज में हल करेंगे। आपकी कोशिश बेरब्त बेहंगम नहीं होगी। दूसरी बात, एल्गोरिदम्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आप पहले से बनाए हुए एल्गोरिदम को जब फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आप फेलियर से भी बचेंगे, रीवर्क से बचेंगे, दोबारा से आपको काम करना नहीं होगा, मिसलीडिंग रिजल्ट्स की तरफ जाने से आप बचेंगे। क्योंकि बाद में कोई भी काम अगर आपको करना पड़ता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त जो आपने लगाया वो ज़ाया हो जाएगा, जो आपने पैसे लगाए वो ज़ाया हो जाएंगे, एफर्ट आपकी सब ज़ाया, रिसोर्सेज का ज़ाया। तो ये सब होने से अगर आप एफिशिएंट एल्गोरिदम या ऑलरेडी मौजूद एल्गोरिदम्स उनको फॉलो करते हैं तो बच जाता है, आपके कीमती वसाइल ज़ाया होने से बचते हैं। फिर ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई ख़ास एल्गोरिदम को अगर आप फॉलो करते हैं जो पहले से मौजूद है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको किसी चीज़ पे कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको हर जगह पे मिल जाएगी। वजह यह है कि उस एल्गोरिदम को ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोडक्शन मिला हुआ होता है, मार्केट में मशहूर होता है, उस पे जानने वाले, काम करने वाले लोग मौजूद होते हैं। तो जिससे ये है कि आपको हर किस्म की एफिशिएंट ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिल सकती है। दूसरी बात ये याद रहे कि एल्गोरिदम्स को अगर आप ने कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले से मौजूद एल्गोरिदम को आप यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये कि एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया होता है, उसका एक्सपीरियंस आपने गेन किया होता है, उसी की रोशनी में आप मौजूदा प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके अगर तो बदल सकता है तो बदल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर नताइज पे पहुंच सकते हैं। ये इस बात का ये मतलब नहीं कि हम नए एल्गोरिदम डिज़ाइन ना करें या नए एल्गोरिदम को फॉलो ना करें। वजह ये कि नए एल्गोरिदम बिलाशुबा डिज़ाइन करें सारा कुछ, लेकिन नए एल्गोरिदम को जब आप बनाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी को साबित करने के लिए, उसकी मार्केट वैल्यू को साबित करने के लिए एक वक्त चाहिए। तो इसलिए पहले से मौजूद एल्गोरिदम्स को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को पहले से हलशुदा मसले की रोशनी में हम उसको स्केल डाउन करके और फिर हम हल कर सकते हैं। ये भी फ़ायदा हो जाता है और हमारे बहुत सारे कीमती वसाइल बच जाते हैं अगर हम अच्छे एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं। हमारा प्रॉब्लम के हमें ऑप्टिमल सलूशन हासिल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको एल्गोरिदम्स का अहमियत और उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोल उसका वाज़ेह हो गया होगा। एक छोटा सा एल्गोरिदम हम एक डेवलप कर रहे हैं, चाय बनाने का एल्गोरिदम। उसमें आप देखें कि बग़ैर टेक्निकल बातों के हम एल्गोरिदम को देखते हैं और स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम हमने यूज़ किया।
स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम एक टू डू लिस्ट की तरह से होता है। ये सबसे सादा एल्गोरिदम है जिसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, हर मरहले को एक नंबर दिया जाता है और तरतीबवार जो मराहिल हैं वो उन पर अमल किया जाता है और कोई काम सर अंजाम पाता है। मसलन घर पे चाय बनाने का अगर एल्गोरिदम अगर आप देखें बोर्ड पे तो क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट, ये एल्गोरिदम में ये क्यों टर्म इस्तेमाल की गई है आगे फार्मूलेशन में मैं तफसील से बताऊंगा। अभी देखें पहले मरहले में स्टार्ट हमने किया, एल्गोरिदम का आगाज़ ये बता रहा है। स्टेप 2 टेक ए कैटल, केतली आपने ली। अगला स्टेप क्या किया, उसमें कुछ पानी लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, केतली को चूल्हे पे रखा। उसके बाद फिर उसमें चाय की पत्ती शामिल की। फिर स्टेप 6 उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता, कहवा नहीं बन जाता। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप 7 में कि उसमें शुगर और मिल्क, चीनी और दूध शामिल किया। और फिर स्टेप 8 में उसको बॉयल होने का इंतज़ार किया कि वो तैयार हो जाए अच्छी तरह से। और फिर स्टेप 9 में क्या है, जब वो तैयार हो जाएगी तो आग को बंद कर देंगे और केटल को चूल्हे से हटा लेंगे। स्टेप 10 में हम क्या करेंगे कि जो चाय बनी हुई है उसको किसी कप में डाल लेंगे और एंड इंडिकेट करता है कि ये एल्गोरिदम। तो अगर आप देखें मिलते जुलते यही मराहिल, इनको आप फॉलो कर रहे होते हैं और घर पे आप चाय बनाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसाल दी है ताकि पता चले, आपकी टेक्स्ट बुक की ये एग्जांपल है और पता चले कि एल्गोरिदम बेसिकली है क्या, उसका तसव्वुर वाज़ेह हो जाएगा। इसके बाद अब बेटे एल्गोरिदम को फार्मूलेशन, उसकी फार्मूलेशन के लिए, एल्गोरिदम को लिखने के लिए ख़ास किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है। हर एक का अपना मकसद है, एक तरीक़ाकार है उसका इस्तेमाल करने का। तो वो इस्तिलाहात हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। देखें जी, सबसे पहले स्टार्ट, ये क्या है? एल्गोरिदम में ये एंट्री पॉइंट है। एल्गोरिदम जब शुरू होना है तो एल्गोरिदम के आगाज़ में स्टार्ट, ताकि पता चले कि कोई काम करना हमने शुरू कर दिया, आगाज़ हो चुका है। इसलिए एंट्री पॉइंट के तौर पे एल्गोरिदम के स्टार्ट शुरू में लिखा जाता है। ये सबसे पहला मरहला होगा। उसके बाद इनपुट क्या है बेटे, याद ये रहे, यूज़र से जो डेटा वो एंटर करता है वो डेटा लेके मेमोरी में स्टोर करना, कंप्यूटर की किसी कोई नाम दे के, ये इनपुट कहलाएगा। या कोई इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है तो वो इनपुट कहलाएगा। या रिसोर्सेज जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो इनपुट में शुमार होगा। तो इनपुट जैसे हमने फ्लो चार्ट्स में देखा था कि इनपुट्स हैं तो वैसे ही इनपुट है, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर तौर पे लिख दिया कि यूज़र से डेटा लेके उसको किसी नाम से किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव करना, कंप्यूटर की मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर करेंगे और उसको कोई ख़ास नाम दे देंगे, तो उसके लिए इनपुट इस्तेमाल हो। सेट, किसी मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दे के और डेटा को उसमें स्टोर करना, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस डेटा को अपडेट करना, तो सेट के लिए ही होगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर थोड़ा सा कंप्यूटर की टर्म्स में इसको बात किया जाए तो ये ऐसे होगा कि किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू को स्टोर करने से मुराद कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करना या वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना। ये वेरिएबल बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन होती है जिसको कोई नाम दे दिया जाता है, और जब हम इनपुट लेंगे और इनपुट को स्टोर करेंगे और किसी जगह पे रखेंगे तो उन मेमोरी लोकेशन, अगर एक इनपुट है तो मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दिया जाएगा, एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं तो हर वैल्यू को अलग अलग नाम से मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा इनपुट में। तो सेट से मुराद के वेरिएबल को कोई उसमें कोई डेटा को कोई नाम देना या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना मेमोरी में और उसमें कोई वैल्यू को स्टोर करना, कोई कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट को स्टोर करना, या वेरिएबल में कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट करना, ये सेट के ज़िम्मे में आता है। उसके बाद इफ़ एल्स, ये बेटे कंडीशनल स्टेटमेंट है।
क्या होता है कि कोई शर्त होती है, उस शर्त की बुनियाद पे आप कोई काम करते हैं, तो कंडीशन जो भी इस्तेमाल होती है, कोई ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसका जवाब या कोई ऐसा ये सवाल होता है जिसका जवाब हमेशा दुरुस्त में या गलत में, ट्रू या फॉल्स में, यस या नो में आता है। चुनाचे इफ़ एल्स ऐसी कोई कंडीशन होगी, ऐसी स्टेटमेंट होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका जवाब यस नो में या ट्रू फॉल्स में आता है, दो पाथ फ्लो सामने आएंगे और शर्त की बुनियाद पे शर्त दुरुस्त है या गलत, उसकी बुनियाद पे दोनों में से किसी एक रास्ते का तयन किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, वो शर्त दुरुस्त हो जाए, तो इफ़ वाला जो हिस्सा होता है उसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला जो हिस्सा होता है उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसकी अमली मिसाल जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे तफसील से डिस्कस होगा। बहुत सारी बातें, उनकी मिसालें यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि बतदरीज मैं वो आपको सिखाऊंगा, और साथ साथ जब आप सीखते चले जाएंगे तो ये तसव्वुरात वाज़ेह होंगे। अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा उनकी एग्जांपल्स दूंगा तो जो तसव्वुर आपका बन रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। इसके बाद गो टू ये इस्तिलाह किस लिए इस्तेमाल होती है कि आपने एल्गोरिदम में एक ख़ास हिस्से से किसी दूसरे हिस्से तक जंप करके जाना है, रेपिटेशंस करनी है, लूपिंग करनी है, तो उस काम करने के लिए उसके लिए गो टू की स्टेटमेंट होगी एल्गोरिदम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करने के लिए। उसके बाद है आउटपुट। जो कंप्यूटेशंस हुई हैं या जो रिजल्ट्स निकले हैं वो आउटपुट्स में आएंगे, या स्क्रीन पे जो दिखाना है वो भी आउटपुट में आएगा। उसके बाद सिस्टम जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटपुट्स में आएंगे। कोई मटेरियल या इंफॉर्मेशन सिस्टम को छोड़ के जा रही है वो आउटपुट्स में आएंगे। उसके बाद स्टॉप या एंड लिखा हुआ आएगा। स्टॉप या एंड से मुराद, स्टॉप से मुराद क्या है कि ये एल्गोरिदम का टर्मिनेशन पॉइंट है या एल्गोरिदम का इख्तिताम हो चुका है, कि मज़ीद इसमें कुछ नहीं, हमने जो काम का आगाज़ किया था उसका अब इख्तिताम कर दिया। क्योंकि अगर हम स्टार्ट और स्टॉप को मेंशन नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस बात को वाज़ह नहीं कर सकते कि हमारा काम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि इस बात का गुमान गुजरे कि इससे पहले के कुछ मराहिल हैं या इसके बाद भी कुछ मराहिल हैं। इसलिए एल्गोरिदम हो गया, फ़्लो चार्ट हो गया, उनमें स्टार्ट और स्टॉप लगाया जाता है ताकि पता चले कोई ख़ास काम जो हम कर रहे हैं उसका आगाज़ हो चुका है और जो काम शुरू किया था अब उसका इख्तिताम हो चुका है। एक छोटा सा एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर्स का हमने सम लेना है, उनका प्रोडक्ट लेना है और उनकी एवरेज निकालनी है और फिर उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है। तो पहला मरहला एल्गोरिदम में स्टार्ट आ गया, एंट्री पॉइंट। उसके बाद स्टेप 2 इनपुट लेना है। इनपुट से मुराद क्या है कि आप ने यूज़र से 5 वैल्यूज़ लेनी और 5 मेमोरी लोकेशंस पे आप वो स्टोर करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में 5 वेरिएबल्स बनाएंगे। जो नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है वो वेरिएबल ही होता है। तो 5 वेरिएबल्स में n1, n2, n3, n4 और n5 5 वेरिएबल्स बनाए। पहले का नाम n1 रखा, नंबर 1, n2 नंबर 2, n3 नंबर 3, n4 से नंबर 4, n5 से नंबर 5। सादा और आसान नाम रखे। तो 5 ये वेरिएबल्स हैं, 5 मेमोरी लोकेशंस हैं। वेरिएबल्स या मेमोरी लोकेशन बदल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें यूज़र ने 5 वैल्यूज़ दी तो वो 5 वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होगी। मसलन एक में 2 स्टोर कर दिया, एक में 4 स्टोर कर दिया, एक में 7 कर दिया, एक में 10 कर दिया, एक में 15 कर दिया। तो इस तरह से 5 वैल्यू स्टोर कर दी। फिर हमने क्या करना है, सेट करो। सेट का मतलब है असाइन करना। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया सम नाम का। एक मेमोरी लोकेशन बनाओ सम नाम की और उसके अंदर इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके और उसका सम स्टोर करो। चुनाचे n1 वेरिएबल में जो वैल्यू थी, n2 में थी, जो n3 में, जो n4 और n5, इन सारी मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ किया इसमें 5 हमने स्टोर की थी, इसमें 4 स्टोर किया था, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 10। तो ये 5 जमा 4 जमा 3 जमा 6 जमा 10 ये सारी वैल्यूज़ ऐड हुई और इसका जो जवाब है वो सम नाम की मेमोरी लोकेशन या सम वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद अगला स्टेप जी, फिर सेट
कि एक वेरिएबल हमने बनाना है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट के हासिल ज़रब है, और यही पांचों वैल्यूज़ n1, n2, n3, n4 और n5 के जो स्टोर हैं इनको मल्टीप्लाई करने। चुनांचे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 सबको मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में या प्रोडक्ट नामनी मेमोरी लोकेशन में हमने स्टोर करी। उसके बाद फिर क्या आया, सेट एवरेज, एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, जो सम निकाला था वो सम लिया और वैल्यूज़ की तादाद कितनी थी 5, 5 पे डिवाइड किया, इसका जो रिज़ल्ट निकला वो एवरेज में स्टोर कर दिया। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करके उनकी उसकी तादाद पे तकसीम कर देते हैं। चुनाचे एवरेज निकाली और एवरेज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब देखें हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कौन से हो गए, 5 ये 6 7 8 वेरिएबल्स, ये n1, n2, n3, n4, n5, सम, प्रोडक्ट, एवरेज। ठीक हो गया। उसके बाद आउटपुट हमने डिस्प्ले करना। अब सम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है, प्रोडक्ट में जो वैल्यू स्टोर है, एवरेज में जो वैल्यू स्टोर है, उन सबको हमने स्क्रीन पे दिखाना या आउटपुट देना। चुनाचे क्या होगा, आउटपुट्स हमने क्या करना है, सम वेरिएबल की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू और एवरेज की वैल्यू, ये आउटपुट कर देनी। उसके बाद स्टॉप, जो करना था हमने काम उस स्टेप 6 तक मुकम्मल कर लिया, स्टॉप ने इंडिकेट किया कि हमारा एल्गोरिदम मुकम्मल हो गया। तो इस तरह से एक छोटा सा एल्गोरिदम बगैर कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व किए ये मैंने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह बाकी एल्गोरिदम्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।